हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैथस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन के टाइप 2 के बारे में, यानी सेकंड क्लास के ऊपर बात कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने कोरिलेशन को जो है पढ़ लिया है। कोरिलेशन का बेसिक्स हमने पूरा कवर कर लिया है, उसके ऊपर क्वेश्चन हमने करे हैं। हमने जाना है कि कोरिलेशन क्या होता है। आज के जो टॉपिक होगा, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। रिग्रेशन क्या होता है, क्या यूज है इसका, कैसे कैसे होता है, कोरिलेशन एनालिसिस से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से इसमें दोनों में रिलेशन है, सब चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के रिग्रेशन के बारे में। भैया रिग्रेशन होता क्या है, देखिए एक इंग्लिश में ना बहुत ही बढ़िया सी हमने डेफिनेशन लिखी है। क्योंकि लिखी है तो पढ़ने का मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको पढ़ के सुनाऊं आपको, है ना। रिग्रेशन एनालिसिस इज द टेक्निक फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या लिखा है भाई हमने थोड़ा समझाते हैं आपको। देखो कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस में मेजर डिफरेंस क्या है। रिग्रेशन एनालिसिस भी एक तरह की टेक्निक ही होती है। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन या दो से ज्यादा ऑब्जर्वेशन के बीच में एक रिलेशन निकालने की टेक्निक होती है, एस्टिमेट करने की एक टेक्निक होती है। कोरिलेशन भी तो कुछ ऐसे ही काम करता है, हाँ, लेकिन दोनों में फर्क है। कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है, सपोज करिए आपको दो डेटा दे रखे हैं एक्स आई और वाई आई। कोरिलेशन बताता है कि इन दोनों में एक के रिस्पेक्ट में दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यानी एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है या घट रहा है, या एक के घटने पर दूसरा घट रहा है या बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से हमने, या दोनों के बढ़ने घटने पे दूसरे पे, मतलब पहले वाले के बढ़ने घटने पे दूसरे वाले के बढ़ने घटने पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने कोरिलेशन को 3 पार्ट में बांटा था। याद है? हाँ जी, क्या याद है? सबसे पहला जो रिलेशन होता था कोरिलेशन, वो होता था पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना। दूसरा होता था नेगेटिव कोरिलेशन, और तीसरा होता था अनकोरिलेटेड डेटा, है ना, अनकोरिलेटेड। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लेते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट है, तो इसकी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की वैल्यू जो थी वो +1 थी, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की -1 थी, है ना। और परफेक्ट नेगेटिव परफेक्ट पॉजिटिव ना होकर डेटा जो है वो अनकोरिलेटेड हो, तो इसकी आर की वैल्यू यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है उस केस में 0 हो जाती थी। कोरिलेशन एक्चुअल में बस इतना ही काम करता है कि वो बस एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देता है कि पहले डेटा से दूसरे डेटा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बस। इससे ज्यादा काम नहीं है भैया उसका। अब इससे ज्यादा काम करता है रिग्रेशन। रिग्रेशन एक तरह से जो होता है पूरा का पूरा ग्राफ के तौर पर एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से एक लाइन बना के पूरा प्रॉपर आपको रिजल्ट देता है। यानी एक इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये बता रहा है कोरिलेशन, अपने कोफिशिएंट के द्वारा, कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको आर से हम डिनोट कर रहे हैं। रिग्रेशन ये बता रहा है कि अगर मान लेते हैं इफेक्ट पड़ रहा है तो वो किस ग्राफ के तौर पर क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। एक्चुअल में जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं 5 4 3 2 1, है ना। एक्स आई यानी ये फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरे पास में। वाई आई सेकंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे 9 7 5 3 1, है ना। ये लिखा है मैंने। अगर मैं इसको ध्यान से देख पाऊं, है ना, अगर मैं इसको ध्यान से देख पाऊं तो यहाँ पे मेरे को एक प्योर रिलेशन मिलेगा। रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक्चुअल में रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है वो फ्यूचर डाटा भी प्रेडिक्ट करता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 5 4 3 2 1 ये कितने हैं ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। सपोज करो मैं ऐसे चलता रहा तो मैंने बोला 200 नंबर पर 200 ऑब्जर्वेशन जब एक्स की आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगी, है ना। तो y की ऑब्जर्वेशन उस समय क्या होगी, यानी y पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर ये बताना पड़े तो ये कोरिलेशन काम नहीं कर सकता, लेकिन रिग्रेशन करता है। रिग्रेशन एक तरह से ना लाइन देता है, इक्वेशन देता है, या एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है दोनों डेटा के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं y की बात करूं, है ना, y की बात करूं और x की बात करूं, तो इन दोनों में एक रिलेशन अगर आप ध्यान से देख पाओ, जो x है ना, ये जो x है ये 2y-1 के बराबर है। क्या बात है सर, ये क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आया या उल्टा बोल दिया मैंने। y जो है वो 2x-1 के बराबर है, सॉरी, y जो है वो 2x-1 के बराबर है। अब सर ये क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया। y इज इक्वल टू 2x-1 कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सपोज करिए मैंने x की जगह पे 5 डाला, तो y की जगह पे 2 इंटू 5-1 क्या 9 आया है? बिल्कुल आया है। x की जगह पे अगर मैंने 4 डाला, सपोज करो यहाँ पे मैंने 4 डाला, तो क्या y की जगह पे 2 इंटू 4-1 यानी 7 आया है क्या? 4 दूनी 8 में से 1 गया, 7 आया क्या? तो क्या समझ में आ रहा है, ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन है। यानी ये जो ग्राफ है इसका अगर मैं बनाऊंगा तो एक लीनियर इक्वेशन देगा, यानी एक इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। क्या ये बात सही है? लीनियर रिलेशनशिप है। y जो है वो 2x-1 के बराबर है। यहां से चाहूं तो मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, यानी x इज इक्वल टू y प्लस 1/2 के बराबर है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूं। जैसे y की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली, है ना, तो 9 डाली तो 9 प्लस 1,
अपॉन 2 में अगर करूंगा तो क्या मेरे पास में x की वैल्यू 5 आ जाएगी? तो आप बोलेंगे हाँ सर आ जाएगी। ये जो लीनियर रिलेशनशिप मिल रही है इसको बोलते हैं हम रिग्रेशन लाइन। ठीक है, रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन का काम क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये जो लीनियर रिलेशनशिप आपको दिखी है यहाँ पे, है ना, यानी रिग्रेशन लाइन की जो इक्वेशंस आपको दिखी हैं, ये इक्वेशन बताती क्या है? ये इक्वेशन ये बताती है कि अगर एक डेटा कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है और वो दूसरी डेटा से रिलेटेड है किसी तरीके से, है ना, किसी तरीके से दूसरे डेटा से क्या है वो रिलेटेड है, तो अगर मैं इस डेटा को इसी सीक्वेंस में आगे तक लेके जाता रहूं और मैं कहीं पर किसी नंबर पे पहुंच गया, यानी 55th ऑब्जर्वेशन पे मैं पहुंच गया, सपोज करो। अगर मैं पहुंच गया तो उसके रिस्पेक्ट में इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि भैया ये पहुंच गया मैं माइनस के 55 पे, है ना, माइनस का 55, ये डिक्रीजिंग डेटा है ना, 5 4 3 2 1 ऐसे कर करके माइनस 55 आएगा कहीं पर। तो अगर माइनस 55 कहीं पे आ रहा है यानी इतना कम हो गया किसी का, है ना, मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन इतनी कम हो गई, तो इससे y की ऑब्जर्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर y जो है वो 2x माइनस 1 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर x माइनस का 55 है तो y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 55 माइनस 1 होगा। तो 55 दुनी होता है आई थिंक 110, 111 हो जाएगा भैया, है ना, 111, यानी y की वैल्यू माइनस का 111 होनी चाहिए उस केस में। ठीक है, कैलकुलेशन खुद देख लेना, मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है, तो माइनस का 111 होनी चाहिए। तो क्या देख पा रहे हो आप, एक तरह से आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि अगर एक डेटा किसी तरीके से इसी तरीके से घटता या बढ़ता रहे तो उस तरीके से दूसरे डेटा पे अगर सेम इफेक्ट पड़ रहा है तो वो दूसरा डेटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप पूरा का पूरा बता सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के। तो आप एक तरह से लाइन जो है वो बना पा रहे हो, है ना। तो अब ये होता क्या है जब रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे सेकंड डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है xi इज इक्वल टू और yi इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, है ना, 5 7 9 11 13, ये आपको दे रखा है। जैसे इसमें ध्यान से देखो 2 3 5 4 3 7 6 3 9 8 9 10 11 10 13, ठीक है। ऐसे करते करते अगर ये मान लेते हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि भैया ये जो y निकला क्या ये x प्लस 3 के बराबर है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, y जो है वो x प्लस 3 के बराबर है, यानी x में ये डालो 3 जोड़ दो, है ना, 4 जोड़ोगे 3 जोड़ोगे, है ना, 4 प्लस 3 7 हो जाता है ना। उसके बाद 6 डालोगे, x की जगह पे 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाता है। तो ये डेटा अगर मान लेते हैं यहाँ पे 55 56 57 कुछ आ गया, है ना, तो यहाँ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर 3 जोड़ दो, है ना। तो ये कैसे पता लगा पा रहे हो? आप एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हो इन दोनों के बीच में, यानी एक इक्वेशन ऑफ लाइन एस्टेब्लिश कर रहे हो जिससे ये रिलेशनशिप आपको मिल रही है। अब रिग्रेशन लाइन जो होती है वो दो तरह की होती है। आपने इससे इस डेटा का पता लगाया तो आप इससे इस डेटा का भी तो पता लगा सकते हो। यानी पहले वाला केस अगर मैं देखूं, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ये x जो है ना, इसकी वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो उसकी बेसिस पे y भी निकल जा रही थी, तो y निकालने पे हम x की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो होता क्या है, देखिए अगर मैंने जैसे मान लेते हैं इसकी इक्वेशन निकाली y इज इक्वल टू x प्लस 3, है ना, तो इससे पता क्या लग रहा है कि x की वैल्यू जो मैं डालूंगा उससे y निकलेगा, यानी y टोटली डिपेंडेंट है किस पे? तो आप बोलेंगे सर x की वैल्यू पे। x की वैल्यू पे अगर टोटली डिपेंडेंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो y जो है ना वो डिपेंडेंट है, इस समय x की वैल्यू में कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना। तो आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा कर सकते हैं। देखिए हम डिफरेंशिएशन वाला डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं इस समय मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, ठीक है। आप उससे रिलेट मत करिएगा, पहली चीज अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपने वो चीज पढ़ ली है उससे रिलेट बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं, अगर मैं नॉर्मल सी चीज बोलूं कि भाई इसमें जो x है, x की वैल्यू हम डालते जा रहे हैं, सपोज करिए डालते जा रहे हैं तो y की वैल्यू निकलती जा रही है। अगर सपोज करो मैंने x की वैल्यू कुछ भी डाल दी टेढ़ी मेढ़ी, तो उसी की बेसिस पे y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप बोलेंगे हाँ सर, तो इसका मतलब y जो है वो डिपेंडेंट है किस पे? x पर, है ना। y जो है वो डिपेंडेंट है x पर इस वाली इक्वेशन में। अगर इसी इक्वेशन को लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू y माइनस 3, या सुनो। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू डालता रहूं तो मेरे पास x मिलता रहेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि y की वैल्यू अगर मैं डालता रहूंगा तो उस पर डिपेंडेंट x आता रहेगा। यानी अगर मैंने y की कुछ इंडिपेंडेंट वैल्यू डाली तो x की कुछ ना कुछ डिपेंडेंट वैल्यू निकल जाएगी उसके। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू कुछ भी डाली मैंने तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकलेगी ना भाई, है ना। जैसे y की वैल्यू अगर मैं 5 डालूंगा तो x की वैल्यू 2 निकलेगी क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर निकलेगी। y की वैल्यू 60 डालूंगा तो x की वैल्यू क्या 4 निकलेगी यानी निकलेगी? आप बोलेंगे सर निकलेगी, है ना। तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं x ऑन y, या इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं x ऑन y। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम रिग्रेशन लाइन की बात करते हैं, रिग्रेशन लाइन जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है। जब हम दो एक्सिस के बीच में बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो ये कुछ इस तरीके से सीधा जाती है और डेटा जो होता है वो कितना डिफरेंशिएट कर रहा है
वो हम यहाँ पे देखते हैं उसके आसपास कितना डेटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कितना कम या ज्यादा है वो उसका कोफिशिएंट बताता है, ठीक है, जिसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना कहते हैं, और उसको हम bxy और byx से डिनोट करते हैं। तो ये जो रिग्रेशन लाइन में जो डेटा दिखता है आपको ऐसा डॉटेड डॉटेड, आप नेट पे भी कहीं पे देखना, गूगल पे कहीं पे देखना, तो ऐसे डॉटेड बने रहते हैं, बहुत सारे डॉट्स बने रहते हैं। इस डॉट का काम ही यही है कि जो रिग्रेशन लाइन है उसकी इक्वेशन के रिस्पेक्ट में डेटा कितना डेविएट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन का टॉपिक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब प्रॉपर टॉपिक नहीं है, उसके अंदर नहीं आता लेकिन उसके बाहर तो आता है। तो डिस्पर्जन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं लगता, ठीक है। तो याद रखिएगा डिस्पर्जन का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हम उसके जैसा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इस पे लगाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आप डेटा बनाते हो तो कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे जब रिग्रेशन लाइन की बात करते हैं तो रिग्रेशन लाइन दो तरह से बन के आती है। दो तरह से बन के कौन कौन सी? पहली लाइन होती है एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई का मतलब ये होता है कि जो डेटा एक्स है वो पूरी तरह से वाई पे डिपेंड कर रहा है, यानी एक्स डिपेंडेंट है, वाई क्या है? इंडिपेंडेंट है। यानी ये क्या है? डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट, और ये क्या है भाई? इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट है भैया, ये कुछ भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट का मतलब वही होता है स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र है भैया, ये जो मर्जी करे। इस पे एडजस्ट कौन करेगा? एक्स एडजस्ट करेगा। वाई की कुछ भी वैल्यू डालो, एक्स एडजस्ट करके कुछ ना कुछ बेचारा आंसर निकालेगा, है ना। इसी तरीके से y ऑन x का मीनिंग क्या होता है? y डिपेंडेंट है x पर, y डिपेंडेंट है x पर, यानी y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है? इस समय इंडिपेंडेंट है। IND लिख देते हैं हम इस पे और इसको DEP लिख देते हैं, है ना। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लेते हैं आप जो है, सपोज करिए आप जो है एक मेल पुरुष हैं, है ना, तो आप हर समय डिपेंडेंट रहते हैं किसी ना किसी पर, है ना। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आप हर समय जो है कुछ ना कुछ बेचारे कहीं ना कहीं पे अपना आपको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी होता है, जो डिपेंडेंट होता है वो एडजस्ट करता है बेचारा, है ना। हमारा तो काम ही यही है, तो एडजस्ट करता है बेचारा, वो एडजस्ट करेगा, यानी एक्स जो है वो एडजस्ट करेगा, वाई जो है वो कुछ भी आए, कुछ भी वैल्यू डालो आप वाई की, है ना। वाई की अगर 5 डालोगे तो बेचारा एक्स तोड़ मोड़ के माइनस प्लस करके 2 आंसर निकाल के लेकर आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है वाई ऑन एक्स अगर लाइन दे रखी है तो इसका मतलब ये है वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट। एक्स ऑन वाई लाइन दे रखी है तो इसका मतलब ये होता है एक्स डिपेंडेंट वाई इंडिपेंडेंट। अब एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, याद रखिएगा, है ना। ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इसको इस तरीके से आप यूज करोगे। और दूसरी बात, अभी मैं आपको और चीज बताता हूँ। कई बार क्या होता है, रिग्रेशन लाइन जब आपसे पूछी जाती है तो वो इस पे डिपेंड नहीं करती। जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन बना के बताया ना आपको कि इसमें 5 में 3 जोड़ दो, या इसमें ये जोड़ दो, इसमें ये कर दो। रिग्रेशन लाइन कई बार जो होती है उसको निकालने के लिए अलग अलग तरह से हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसको फॉर्मूला ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपसे बोला रिग्रेशन लाइन निकाल दो इन दोनों के बीच में क्या आ रही है, तो आप इस तरीके से आप प्लस या माइनस करके निकालोगे, नहीं, उसका तरीका अलग होता है। हमने एक कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको समझाया है इसको भी, ठीक है। चलिए अब जरा मैं थोड़े बहुत चीजों के ऊपर बात कर लेता हूं। जैसे रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड्स द एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी रिग्रेशन एनालिसिस क्या करती है? एस्टिमेटेड वैल्यू बताती है डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप अमंग द बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट ऑब्जर्वेशंस। अब इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं तो एक लाइन देता है इसका ग्राफ। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये होता है इसका ग्राफ जो होता है, ग्राफ ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो ग्राफ होता है, ठीक है, जो डेटा आता है उसका एक लीनियर इक्वेशन आता है। याद रखिएगा, कहीं पे पूछ लिया जाता है तो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर रिलेशनशिप होती है भाई वो, ठीक है। द रिग्रेशन लाइन डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। चलिए नॉर्मल है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स के ऊपर हमने बात कर ली है, ठीक है। ये 3 चीजें हमने लिखी है, ठीक है, समझ में आ गया इसका मीनिंग क्या है। अब जरा इसमें बात करते हैं, ठीक है। जब हमने बोला कि रिग्रेशन जो होती है वो एक तरह की लाइन होती है, तो इस लाइन की इक्वेशन भी होगी। जैसे y ऑन x होती है या x ऑन y होती है, तो इस लाइन की इक्वेशन भी होनी चाहिए। जैसे लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जरा मैं आपको नॉर्मल सा पूछता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है? आपने पढ़ी है कभी? अगर किसी पॉइंट से पास हो रही है कोई लाइन, है ना, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। होती है या नहीं होती? सपोज करो ये लाइन है भाई, ये स्लोप है, मान लेते हैं ये लाइन है, कोई कर्व पे टच करके ऐसे टेंजेंट या कोई भी, है ना, चली गई और वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। सपोज करो x1 y1 किसी पॉइंट से पास हो रही है, उसकी स्लोप जो है वो m है। इसकी स्लोप कितनी है? m है ना। m क्या है इसकी स्लोप? स्लोप मतलब ढाल, है ना। इसकी ढाल कितनी है भाई? m है। अगर इसकी ढाल m है तो इसकी इक्वेशन ये होती थी, अगर वो x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है लाइन
और इसकी स्लोप m है, तो ये हमने क्लास 11th का ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन होती है रिग्रेशन लाइन की। अब मान लेते हैं कोरिलेशन में हम तो नहीं कर रहे, लेकिन रिग्रेशन एक तरह की लाइन होती है ना, ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है, तो रिग्रेशन लाइन की भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होती होगी। तो रिग्रेशन लाइन की जो इक्वेशन होती है, जैसे y ऑन x की बात करें तो ये होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ठीक है, x माइनस एक्स बार। अच्छा, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्लोप की जगह पे बी वाई एक्स है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं बी वाई एक्स को, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं हम इसको। अब यहाँ पे एक्स बार क्या है, वाई बार क्या है, ठीक है, एक्स बाय वाई बार जो होते हैं, एक्स बार और वाई बार, ये होते हैं मीन। क्या होते हैं, मीन। मीन का मतलब क्या, बहुत आसान, जैसे मान लेते हैं आपको ये डेटा दे रखा होगा, तो इसका मीन कैसे निकालते थे, मीन पता है ना, समेशन एक्स आई अपॉन एन करके निकालते थे, बस वही करना है आपको। तो मीन जैसे एक्स बार निकालना है आपको, तो वो होता है समेशन एक्स आई अपॉन एन, है ना। वाई बार निकालना है आपको, तो ये होगा समेशन वाई आई अपॉन एन, ऐसे होगा। तो अगर मेरे को एक्स ऑन वाई की इक्वेशन बनानी है, तो अब वो इक्वेशन क्या होगी, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो होती है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, इज इक्वल टू बी एक्स वाई, है ना। एक्स वाई का मीनिंग एक्स ऑन वाई, एक्स जो है वो वाई पे डिपेंडेंट है, ऐसा समझो बस, ठीक है, इंटू वाई माइनस वाई बार। अगर मैंने आपसे बोला कि भैया इसको मैंने स्लोप कैसे निकाली, पता है कैसे निकाली, ऊपर वाली लाइन की, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स बार, है ना। ध्यान से देखो, मैंने इसको इससे कंपेयर करा, इसको इससे कंपेयर करके मैंने स्लोप की वैल्यू एम बताई, एम जो है वो ये है ना। ये बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है, और ये रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने स्लोप कैसे निकाली, बी वाई एक्स इज इक्वल टू, मैंने बोला एम है, इस तरीके से हमने एम को ये डिफाइन करा है, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई अगर मान लेते हैं एक्स ऑन वाई की इक्वेशन ये है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, बी एक्स वाई होगी, हाँ या ना, गलत बता रहे हो भैया, बी एक्स वाई नहीं होगी। इसकी जो स्लोप होगी, याद रखिएगा, इसकी स्लोप होगी 1 अपॉन बी एक्स वाई। क्या रीजन है उसका, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। स्लोप निकालने के लिए आपको इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी वाई माइनस वाई बार, है ना, इज इक्वल टू, इसको नीचे पहुंचाओ, नीचे पहुंचाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा 1 अपॉन बी एक्स वाई इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो इसकी स्लोप क्या होती है भैया, स्लोप इस तरीके से हम m की वैल्यू जो बोलते हैं उसमें बोलते हैं 1 अपॉन बी एक्स वाई बोलते हैं। अब इसको थोड़ा साफ सुथरा करके लिखता हूँ भैया, नोट्स तो बनानी है आपको, है ना। तो इसकी इक्वेशन होती है, देखो, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, सॉरी, एक्स माइनस एक्स बार, पहली इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। इसमें स्लोप क्या है भैया, स्लोप होती है m इज इक्वल टू, है ना, बी वाई एक्स, और बी वाई एक्स को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, है ना, क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्लियर, चलो अब इसमें थोड़ा सा और आ गया, जो एक्स बार जो होता है ये होता है मीन, इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई अपॉन एन। वाई बार जो होता है वो भी मीन होता है, ये होता है समेशन वाई आई अपॉन एन। और ध्यान से रखिएगा, ग्रुप डेटा में फॉर्मूला जो है मीन का चेंज हो जाएगा, इसमें एक्स बार और वाई बार समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, उस तरीके से आप लगाओगे। एक्स ऑन वाई में जो इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, है ना, y माइनस वाई बार। और इसको हम तरीके से लिखें तो तरीके से कुछ ऐसा लिखा जाता है, और लगा के लिख देते हैं, और y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन बी एक्स वाई, है ना, x माइनस एक्स बार। ऐसे लिखेंगे तो m यानी स्लोप जो हो जाती है इस केस में m, है ना, वो होती है 1 अपॉन बी एक्स वाई, ठीक है, 1 अपॉन बी एक्स वाई। यहाँ पे बी एक्स वाई जो होता है इसको भी क्या बोला जाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। बी एक्स वाई को बोला जा रहा है 1 अपॉन बी एक्स वाई, स्लोप है, दैट इज स्लोप, है ना। रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखो, जब भी रिग्रेशन कोफिशिएंट वर्ड आएगा तो इसका मीनिंग आपसे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की बात कर रहे हैं। स्लोप वर्ड आएगा तो इसका मतलब बी वाई एक्स और 1 अपॉन बी एक्स वाई की बात कर रहा है, दोनों में फर्क है, ठीक है। इन फर्क को जान के रखिएगा आप, ठीक है, क्लियर है। तो जब भी आप इसको इस तरीके से करते हो तो आपको ये दो इक्वेशन मिलती है, फर्स्ट इक्वेशन y ऑन x, सेकेंड इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन क्या है, x ऑन y होती है, क्लियर है। तो ये दो इक्वेशन होती हैं। अब इसमें थोड़ा सा रिलेशनशिप हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। कार्ल पियर्सन ने इस पे एक रिलेशनशिप दी है, फॉर्मूला दिया है, और बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले दिए हैं। पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर हम बड़े पे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। चलिए देखिए, अब जरा स्टार्ट करते हैं। द स्लोप ऑफ रिग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। स्लोप ऑफ रिग्रेशन को जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है, जो हमने बात अभी करी है थोड़ी देर पहले, ठीक है, दोनों को नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन एंड और रिग्रेशन कोफिशिएंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है।
याद रखिएगा जब भी आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जब भी आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखिएगा इसका आंसर 1 या 1 से छोटा आएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आर जो होता है वो 1 से कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं ना मार्क को। ये इसकी वैल्यू याद होगी आपको, -1 से 1 के बीच में होती है ना, -1 से 1 के बीच में होती है, तो आर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो भी 1 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। उसका एक रीजन है क्योंकि इन दोनों में एक रिलेशनशिप होती है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखी है रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड स्लोप ऑफ रिग्रेशन। दोनों के बीच में जो होती है एक रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप क्या है? आर जो होता है वो प्लस माइनस अंडर रूट में बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई के बराबर होता है। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे दो सिंबल लगाए हैं हमने, प्लस माइनस, है ना, एक तो प्लस का एक तो माइनस का। एक्चुअल में आर की जो वैल्यू होती है वो एक तो माइनस का 1 आ सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम प्लस का 1 आ सकती है ना। मतलब आर जो होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसकी वैल्यू जो आर की वैल्यू रिग्रेशन कोफिशिएंट की हेल्प से निकलती है वो मिनिमम से मैक्सिमम -1 से +1 के बीच में निकल सकती है। तो तभी इसके लिए यहाँ पे प्लस या माइनस का सिंबल लगाया जाता है। अब ये अंडर रूट का काम क्या है? अंडर रूट का काम ये है कि अंडर रूट जो होता है, ठीक है, ये बताता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कहां से कहां तक मैक्सिमम या मिनिमम ले सकते हैं। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की कभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से ज्यादा नहीं आएगी। उसका रीजन ये है, ठीक है, ये जब भी करोगे आप मल्टीप्लाई तो ये कहीं ना कहीं पे जाके अगर आपने 1 से ज्यादा निकाल दी तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हार्म कर देगा, यानी उसकी वैल्यू में गड़बड़ कर देगा आर की वैल्यू में। तो याद रखिएगा इनकी जो मल्टीप्लाई होती है 1 से ज्यादा इसलिए नहीं आती। तीसरी चीज, जब भी आप बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालोगे तो ये सर डायरेक्ट नहीं निकलता। जब भी आप बी वाई एक्स बी एक्स वाई इसका मल्टीपल निकालोगे यानी आर निकालोगे, है ना, तो सिंबल जो होते हैं जिसको हम साइन कहते हैं, साइन, है ना, ऑफ, सिंबल मतलब समझते हो प्लस माइनस, है ना, साइन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई शुड बी सेम, शुड बी सेम। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, सपोज करो बी वाई एक्स आपको दे रखा है या बी एक्स वाई दे रखा है माइनस का 1/2 और बी वाई एक्स आपको दे रखा है प्लस का 1/2, तो इसका आंसर नहीं निकल सकता। अब क्यों नहीं निकल सकता? उसका एक रीजन है। मैंने क्या बोला? सिंबल सेम होने चाहिए, यानी ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव करो, या तो इसको पॉजिटिव करो पहले वाले को। तो दोनों नेगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव होने जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आंसर नहीं निकलेगा। अब आप बोलेंगे सर आंसर क्यों नहीं निकलेगा? उसका एक बहुत ही इजी सा रीजन है, देखो इधर समझाओ। जैसे सपोज करो मैंने इसको 1/2 लिख दिया, इसको मैंने माइनस का 1/2 लिख दिया, रूट के अंदर है, ठीक है, रूट के अंदर 1/2 इंटू माइनस का 1/2 माइनस का 1/4 हो जाता है, आइटा में पहुंच गया, काम खराब हो गया, है ना। तो ये काम खराब ही नहीं करना हमारे को बस, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों सिंबल सेम होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव पे ही कोरिलेशन कोफिशिएंट आर डिपेंड करता है, ठीक है। आर जो होता है वो पॉजिटिव होगा इफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जो चीजें बुक में नहीं लिखी होती पता तो लगनी चाहिए ना आपको क्या करना है उसका, ठीक है। दूसरा देखो, आर इज नेगेटिव इफ बी एक्स वाई बी वाई एक्स बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स अगर नेगेटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव होगा भाई, है ना। और रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा। अब वो प्लस का 1 निकले, 1/2 निकले, कुछ भी निकले, वीक कोरिलेशन हो, कैसा भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पॉजिटिव है अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट उस पर डिपेंड करेगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का सिंबल क्या है। रिग्रेशन कोफिशिएंट का सिंबल जैसा वैसे ही कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो इनका जैसा रंग, अगर ये दोनों पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, यानी ये बाहर वाला सिंबल प्लस का लोगे। अगर ये दोनों नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो बाहर वाला सिंबल जो है वो माइनस का लोगे, फिर ये प्लस को त्याग दोगे। यानी आपको प्लस माइनस नहीं लिखना फाइनल आंसर में, आपको या तो प्लस का लिखना है या तो माइनस का लिखना है, दोनों में से एक ही लिखना है, ठीक है। तो दोनों में से दोनों को नहीं लिखना कभी भी, याद रहेगा इतना। चलिए ठीक है, तो अभी हम इसके ना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया, इसको देखो अपने तरीके से लिखना, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पीछे करके, ठीक है। अपने तरीके से लिखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि भाई चीजें चल कैसे रही हैं, है ना। मेरे तरीके से मैं तो बोर्ड भर दूंगा उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप पे ना, ठीक है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपने तरीके से जैसे आपको लिखना है वैसे लिखो, क्लियर है। चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके।
चलिए अब आगे के क्वेश्चन कराने से पहले देखिए, क्वेश्चन हम स्टार्ट करवा देंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले थोड़ी बहुत चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी अगर मान लेते हैं रिग्रेशन लाइन दे रखी है, तो रिग्रेशन लाइन जो होती है वो एक तरह से लाइन की इक्वेशन होती है, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे अगर कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन वाई एक्स यानी बी वाई एक्स निकालना हो आपको, यानी वाई ऑन एक्स अगर आपको निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस ए बाई बी के बराबर, जो कि स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन के बराबर होता है। मतलब आपने एम स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो m की जो वैल्यू होती है माइनस ए बाई बी के बराबर होती है। स्लोप का फॉर्मूला हम इसमें लगा देते हैं। लेकिन अगर y ऑन x की जगह पे x ऑन y का फॉर्मूला लगाना हो, तो ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दो तीन चीजें हमने आपको बताई है कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, क्या क्या होता है, सेम होने चाहिए सिंबल, स्लोप की कैसे निकालनी है हमारे को, बी वाई एक्स कैसे निकालना है, बी एक्स वाई कैसे निकालना है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर हमने लिखा 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मेरे को इसमें से मान लेते हैं बी वाई एक्स चाहिए, तो बी वाई एक्स चाहिए अगर मेरे को, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस ए बाई बी, माइनस 3/2 करो, आपका आंसर आ जाएगा। बी एक्स वाई चाहिए तो इसका होता है भाई माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2/3 करो, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। यानी इसको इससे डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब जरा इसमें दो तीन चीजों के ऊपर बात करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आ रखा है 2021 में, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, अभी का ही है ना। तो आपसे बोल रखा है इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज ax प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, मतलब आपको बोल रखा है एक y ऑन x एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, है ना। और आपको बोल रखा है एंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y जो है वो ax प्लस बी वाई कैपिटल से दिखा रखा है प्लस के इज इक्वल टू 0, ये है ना। आपसे बोल रखा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी ए बी इज स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू बी ए कैपिटल ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी कैपिटल बी, उसके बाद ए कैपिटल ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी कैपिटल बी। अब आप इसको देखो, या तो करके आओगे या तो छोड़ ही दोगे, क्योंकि आपने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल छोड़ के आओगे गारंटी के साथ में, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। अगर आप करना चाहो तो इसको दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से कर लेना, वीडियो को पॉज करके। मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वाई ऑन एक्स के लिए बी वाई एक्स निकालूंगा। बी वाई एक्स होता है माइनस ए बाई बी, यस और नो, है ना। अब हम क्या करेंगे, बी एक्स वाई निकालेंगे। बी एक्स वाई जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में देखो अभी आंसर नहीं आया, लेकिन मेरे पास में अगर आंसर ध्यान से देखो, आंसर इनइक्वालिटी में है, तो इनइक्वालिटी में क्या बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर करते हैं, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, है ना, इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीपल कितना होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। यानी माइनस ए बाई बी अगर मैं करता हूँ, माइनस बी बाई ए अगर मैं करता हूँ, तो इन दोनों का मल्टीपल लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यस और नो, सही है ना। अब इसमें और दो तीन चीजें देख लो, जैसे माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये हो गया ए बी अपॉन में बी ए लेस देन इक्वल टू 1। चलो ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी लेस देन इक्वल टू बी ए। तो कुछ दिख रहा है कि इसके जैसा? बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है मेरे को, है ना। तो बी इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर है। मतलब क्वेश्चन एक्चुअल में टफ नहीं है, आपको बेसिक नहीं आते, है ना। मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपके लिए क्वेश्चन ये टफ है तो आपको बेसिक नहीं आते ना, तो क्वेश्चन टफ थोड़ी ना है, बेसिक नहीं आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन इसी हिसाब से बनाते हैं कि वो छोटा क्वेश्चन हो बट वो जल्दी हो जाए। अगर आपको आता है तो आप बना लोगे, वरना नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन होता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अभी हमने देखो कुछ चीजें बताई रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो है आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 2021 यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया। भाई क्वेश्चन जो है ना अच्छे पूछे जाते हैं, बेसिक पे और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे बोल रखा है इफ आर रिप्रेजेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी एक्स वाई बी वाई एक्स रिप्रेजेंट कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है आपसे पूछा है। पहला आपको ऑप्शन दे रखा है आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दूसरा आपको बोल रखा है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई इन दोनों की वैल्यू 1 होगी। तीसरा आपको दे रखा है बी वाई एक्स जो होगा वो 2 है, तो बी एक्स वाई जो होगा वो 1/3 होगा। चौथा आपको दे रखा है बी एक्स वाई जो है वो माइनस का 1.5 है, तो बी वाई एक्स जो होगा वो माइनस का 0.9 होगा। इन चारों में से एक जो है वो करेक्ट नहीं है, ये बोला है। ठीक है, तो आप इसको करिए, अपना एक दिमाग लगा लीजिए, आपके हिसाब से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। वीडियो पॉज करके एक अपना मन बना लीजिए कि मेरे को इस पर टिक करना है, फिर आप ये देखिएगा कि मैंने जो बताया क्या आपने उस पर टिक करा है या नहीं करा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आर स्क्वायर जो है इसकी बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो आर स्क्वायर क्या होगा, है ना, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर होगा इसका, है ना। तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, दिस इज करेक्ट। बी एक्स वाई बी वाई एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो लेस देन और इक्वल टू पढ़ते हैं हम इसको। इसका मीनिंग होता है या तो कम हो 1 से या तो 1 के बराबर हो।
यानी ये करेक्ट है, इन दोनों का मल्टीपल 1 हो सकता है या 1 से कम हो सकता है, तो ये भी करेक्ट। अब इस पे आ जाते हैं, मैंने क्या बोला, इन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे या तो 1 आएगा या तो 1 से कम आएगा, याद रखिएगा। अब जैसे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ 2 और 1/3 की, तो ये 2/3 आ गया, लेस देन 1 है, सेटिस्फाई हो रहा है। इन दोनों को देखते हैं जरा, -1.5 इंटू माइनस का 0.9, नो 135 होता ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन आर की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी अंडर रूट में माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा तो ये हो जाएगा 1.35, 135 ना, हाँ ठीक है। तो माइनस में रूट में जो भी आएगा ये कुछ आएगा आपका, या छोड़ो माइनस में भी ना निकालो, आप ऐसी बी वाई एक्स बी एक्स वाई ही चेक कर लो यहाँ पे ना, क्योंकि मेरे को 3 तो ऑप्शन सही मिल गए हैं, चौथा वाला ही गलत होगा। तो देखिए -1.5 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ -0.9 से, तो 15×135 1.35 हो गया, 1 से बड़ा है जो कि सेटिस्फाई नहीं होता। 1 से बड़ा अभी बात हमने करी है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो मल्टीपल होता है 1 या 1 से छोटा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का मल्टीपल जो है ये अगर 1 से बड़ा आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स सेटिस्फाई नहीं करेंगे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू को। चलिए इतना अगर आपको क्लियर है, 2017 का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन में बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ठीक है, आपको ये बोल रखा है। ठीक है, तो ये हो गया 1 1 -1 1 -1/2 2 1/3 और 10/3। ठीक है, ये आपको बोल रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, वो वैल्यूज नहीं हो सकती जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की कंडीशन को ना सेटिस्फाई करें। जैसे कोएफिशिएंट की कंडीशन क्या होती है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मल्टीपल जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज कि ये दोनों जो है अपोजिट साइन के होने चाहिए। ठीक है, आपसे ये बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड, अच्छा कौन से कंसीडर करे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं अगर लास्ट वाला लेता हूं, तो 1/3 और 10/3 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो 10/9 आ जाएगा, जो कि 1 से तो बड़ा होता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, -1 +1 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उनके सिंबल सेम होने चाहिए, अभी बताए थे है ना, पीछे ही बताए थे। अगर आपको ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आपको पुरानी मतलब थोड़ा सा 2 4 5 10 मिनट पीछे जाना है, उसमें ये बता रखा है हमने कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट के जो सिंबल होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके भी सिंबल सेम नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं। तो बचा कौन सा, 1 1 1 इंटू 1 करोगे, देखो 1 आ रहा है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान आप पढ़ के आंसर निकाल सकते हो अगर आपको चीजें पता है तो। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है नहीं? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y and y on x are -1/2 and -1/8 respectively, then what is the correlation coefficient between x and y? आपसे ये पूछ लिया गया है। देखिए दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, यानी निकालना पॉसिबल है। r की वैल्यू याद रखिएगा, ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट में bxy इंटू byx। ठीक है, बस इतना सा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है भैया, ये फॉर्मूला बहुत ही मतलब ये बोल सकता हूँ वो है, ये पेनेसिया रामबाण इलाज है आपके लिए। ठीक है, तो r की वैल्यू देखो करना क्या है, दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव डाल देना है। bxy और byx, x ऑन y जो दे रखा है वो दे रखा है -1/2, byx कितना दे रखा है, -1/8। ठीक है, तो भैया 8 दूनी हो गया 16, माइनस का अंडर रूट में 1/16 हो गया, तो माइनस का 1/4, यानी माइनस का 1/4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो, जिसका कॉन्सेप्ट कमजोर, उसने चारों ऑप्शन दे रखे हैं एग्जामिनर ने, माइनस का 1/16, प्लस का 1/16, माइनस का 1/4, प्लस का 1/4। उसका मन करेगा वो प्लस माइनस भी साथ में दे देगा। ठीक है, आप फॉर्मूला बढ़ के जाओ, प्लस माइनस का प्लस माइनस वाला लगा के आ जाओ, है ना। तो उस हिसाब से वो हर चीज देता है कि आप गलत करो, वो तो चाहता है आप गलत करो, मतलब उसको ना शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है अगर आप गलत करोगे तो, है ना। तो वो इसलिए ऐसे ऐसे जान पूछ के जो है ना आपको देते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, हमारे को चीजें पता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और अगले वाले क्वेश्चन को ना खुद भी करके देखिएगा। ठीक है, 2014 का एक क्वेश्चन हमने उठाया है। क्वेश्चन है, फॉर टू वेरिएबल्स x एंड y द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर byx is equals to -3/2, bxy is equals to -1/3. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज, ठीक है, आपसे बोला गया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू बताओ।
चलिए बनाइए, -1/4 +1/4 -1/2 +1/2। देखो करने का काम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए जैकपॉट कैसे रहेगा, क्योंकि आपने क्लास में थोड़ा बहुत ये चीजें पढ़ी हैं, तो आपके लिए जैकपॉट ये रहेगा, अगर ये दोनों के सिंबल आपको पता है नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आई होप मैं मान के कि अभी आपने वीडियो जो है वो पॉज करके अपना आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ मेरा तर्क क्या रहता है जो मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये डी और बी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, यानी ये या ये, इन दोनों में से एक इसका आंसर है। अब देखो कैसे बनाएंगे, r इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट में माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 1/6 कर लो, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो माइनस का अंडर रूट में 1/4 आ गया भैया, कितना हो गया 1/2 हो गया। चलो कौन सा ऑप्शन, सी इसका करेक्ट आंसर। हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ना। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, कैसे इसको कट करा ये समझ में आया हम। ठीक है, ये दोनों जैसे वैसे ही ये वाला हो जाएगा, नेगेटिव की संगत में रहकर ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव की संगत में रहकर ये भी पॉजिटिव, बस यही काम है इसका। ठीक है, अब जरा जैसे एक और क्वेश्चन दे देते हैं इसी पे थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए आपको। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस आर, ये आपको दे रखे हैं, तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा। मुझे पता है ये पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन चारों ऑप्शन पॉजिटिव है, तो अब आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अंडर रूट में बी एक्स वाई बी वाई एक्स होता है, अंडर रूट में 0.2 1.8, चलो पॉइंट हटा देते हैं, 18 दूनी 36 होता है वैसे तो, है ना, तो 36 तो 6 का ही होता है, 0.36 बनेगा, ये 0.6 हो गया भाई, खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ना कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो जरा, द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आपसे पूछा गया है भैया, ये है ना, बताओ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं एक ही जैसे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको चीजें तरीके से आ जाए। मैं मतलब एक दो क्वेश्चन करा के वीडियो खत्म कर सकता हूँ, छोटी वीडियो कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर कोई चीज मैं करा रहा हूँ तो आपको पूरा मतलब क्लास में समझ में आ जाए और पूरा दिमाग में घुस जाए, बस वो एक तरीके से ना, किसी भी तरीके से आपके दिमाग में फिट करना है। जैसे ही वो फिट हुआ हमारी क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे क्या दे रखा है 0.48 0.50 0.48 माइनस का और माइनस का 0.50, मुझे एक चीज पे फोकस करना है। क्या चीज पे फोकस करना है, नेगेटिव अगर ये दोनों हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, यानी ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब या तो बी या तो डी इसका करेक्ट आंसर, तो बी और डी में से एक करेक्ट आंसर है, तो इसका मतलब मेरे को क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है माइनस में अंडर रूट में माइनस का 0.64 इंटू माइनस का 0.36। चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ये बाहर लग रखा है, 64 का होता है 8, यार यहीं पे लिख देता 8, और 36 का होता है 6, 6 होता है 48। चलो कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी यही बनाया होगा, यही बनाया है तो बहुत ही बढ़िया आंसर बनाया है आपने, नहीं बनाया तो देखो क्या गलती हो गई आपसे, है ना। गलती नहीं करना बस, है ना। समझ में आ रही है बातें, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्यों नहीं है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, है ना, क्यों इसमें नेगेटिव साइन लेते हैं हम, सब क्लियर हो रहा है पक्का। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ये आपको देखो जरा ध्यान से। If the regression coefficient of y on x is -6 and the correlation coefficient between x and y is -1/2, then the regression coefficient of x and y would be, ठीक है, 1/24 1/24 -1/6 + 1/6। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, तो देखो करना क्या है, करने का तरीका बड़ा आसान है। ठीक है, r की वैल्यू निकालनी, मुझे पता है कि ये दोनों नेगेटिव, तो आंसर भी बहुत बढ़िया नेगेटिव, यानी ये वाला या ये वाला एक करेक्ट आंसर। और मैं तो करके दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको दिमाग में कर लोगे, आपका दिमाग बहुत तेज है ना, तो आप इसको चाहोगे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, -6 इंटू माइनस का 1/2। अरे ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, एक मिनट, कुछ गड़बड़ करी है, यस 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 हमने गड़बड़ करी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इधर का क्वेश्चन में चेंज है, भावनाओं में बह गया था मैं। ठीक है, इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x इज -6, byx गिवन है भाई इस बार -6, थोड़ा सा भावनाओं में आगे निकल गया मैं, और द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1/2, फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, ये आपसे पूछा गया इस बार, थोड़ा सा अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाई एक्स बी एक्स वाई ये होता है, तो -1/2 इज इक्वल टू ये कितना होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में बी एक्स वाई इंटू माइनस का 6। ठीक है, तो ये हो गया, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा दोनों साइड का रूट हटाने के लिए, तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, और ये हट गया भैया, ये हो जाएगा रूट हट के बी एक्स वाई इंटू माइनस का 6, नीचे पहुंचा दो, नीचे पहुंचाए तो माइनस का 24, 6 चौक 24 बी एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हाँ जी बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब एक
कुछ बच्चों का दिमाग ये चलेगा या कुछ लोगों का दिमाग ये चलेगा कि सर आपने बोला कि माइनस लगता है तो यहाँ पे माइनस लिया क्यों नहीं। ले लो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लोगे, स्क्वायर करोगे तो भी तो हटेगा ना माइनस, है ना। मैं नहीं कर रहा हूँ स्क्वायर, मेरे को थोड़ा सा टाइम बचाना है, मतलब माइनस लेके लो, आप माइनस ले लो, माइनस लेके उसके बाद स्क्वायर करोगे आप, है ना। तो स्क्वायर करके उसके बाद भी आपका आंसर वही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप कर लो स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें चिंता मत करिएगा हमने लिया क्यों नहीं, नहीं लिया, हमने अपना टाइम बचा लिया, ठीक है। आप लोगे प्रॉपर तरीका तो यही है, आप ले लो उसको, है ना, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। देखो आपको बोल रखा है if two regression lines between height and weight, height x है weight y है, are this and this, then what will be the correlation coefficient between the height and weight? Okay, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4। बताओ भाई चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा। अब दिक्कत ये है, अब आपको bxy byx डायरेक्ट नहीं दे रखा, r की वैल्यू पूछिए। r की वैल्यू मुझे ये पता है अंडर रूट में bxy और byx के बराबर होती है ना, ये होती है। अब दिक्कत ये है कि आपको ये bxy byx डायरेक्ट नहीं दे रखा है, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं दे रखे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं दे रखे। कैसे निकालोगे, वीडियो पॉज करो, निकालो, बताओ हमारे को आंसर क्या बन रहा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, मैं पहली लाइन को ऑलवेज कंसीडर करूंगा y on x और दूसरी लाइन को मैं कंसीडर करूंगा ऑलवेज x on y, ठीक है। दूसरी लाइन को क्या कंसीडर करूंगा, x on y। जैसे क्या है 30x - 2y - 825 = 0। ऐसा कुछ जरूरी है बिल्कुल नहीं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन के जो आंसर बनते हैं वो इसी बेसिस पे बनते हैं। पहली लाइन को हम y on x मानते हैं, सेकंड वाली को x and y मानते हैं, जब तक क्वेश्चन में देना रखा हो, ठीक है। तो यहाँ से byx निकालूंगा तो वो होता है -a/b के बराबर। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये होता है a, ये होता है b, है ना। तो करना क्या है, -a/b कर देना है, काट दो 4/15। इसको करो bxy निकालो, bxy जो होता है वो होता है -b/a के बराबर। तो ये हो गया भैया b ये रहा -2/30, तो ये हो गया 1/15 के बराबर। चलो इस फॉर्मूले में डाल दो, देखो जरा 4/15 इंटू 1/15। ओह नो, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, लग तो रहा है, आंसर तो नहीं आ रहा। हाँ शायद बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी हमने। गड़बड़ ये करी हमने, इसको लाइन को तरीके से लिखा नहीं, पहली वाली को ना, है ना। हाँ देखो y को पहले लिख रखा है, चलो कोई ना। देखो जरा माइनस का 15x प्लस का 4y प्लस का 410 = 0, ये बनेगा भाई। हाँ ठीक है, मतलब ऐसे होती है ना जनरल इक्वेशन, ax + by + c = 0, मतलब x पहले आता है, y बाद में आता है, कांस्टेंट बाद में आता है सबसे, तो इक्वल टू 0 ऐसे होता है। तो हमने थोड़ा सा लिखने में गलती कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब जरा इसमें अगर मेरे को मान लेते हैं b/x निकालना है, तो ये हो जाएगा -a/b। तो -a/b, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये a है, ये b है, तो माइनस का 15/4, तो ये 15/4 आ गया, और 4/15 को 15/4 कर देता हूँ बस में, इतना सा फर्क आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15/4 ये आ गया, चलो काट दो, इससे ये कट गया, तो ये हो गया 1/4 अंडर रूट में, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। रिग्रेशन लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आज खत्म नहीं हुआ है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर 2 से 3 लेक्चर लूंगा मैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ। अभी रिग्रेशन का जो है आज की वीडियो में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, कल की क्लास में रिग्रेशन और कोरिलेशन के और क्वेश्चंस हम लेकर आने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और चीजें, जैसे 2 रिग्रेशन लाइन होंगी, उनके बीच में एंगल कैसे निकालना है, 2 रिग्रेशन लाइन का मीन कैसे निकालना है, वैल्यूज कैसे निकालनी है, कोरिलेशन में और क्या रिलेशन ये दे सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ रिग्रेशन लाइन में और थोड़ी बहुत चीजें हैं, जैसे रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन अगर डेटा गिवन हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब ये बताया था, मैंने स्टार्ट जब ये कुछ चैप्टर करा, मैंने ये आपको ये बोला कि ये जो डेटा गिवन है, इससे डायरेक्ट देख के रिग्रेशन लाइन नहीं निकालते, अगर देख के निकाल लोगे तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बचा कुछ, है ना। तो उसका जो फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन ने दिया है, वो किस तरीके से डेटा कैलकुलेट करके रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन निकालते हैं x on y और y on x, वो हम कल उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।